समझिएगा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको याद होगा जब मैंने ये फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करा था तभी स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग ये हुआ कि हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे और चार्ज के बाद मूविंग चार्ज के बाद पूरा मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से वापस से इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कहने का कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि कहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज से कहानी शुरू होगी, चार्ज स्टैटिक चार्ज, फिर मूविंग चार्ज से करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट से मैग्नेटिज्म और फाइनली आके वापस से क्या, मैग्नेटिज्म के बाद फिर से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले आपको जो जानने की जरूरत है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बात को समझना है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि बहुत बार ये वर्ड आपके सामने आ चुका है, फ्लक्स वर्ड। मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, समझिएगा बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं जिस टाइप से क्रॉस बना रहा हूं आप समझ रहे हो कि कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द इनटू द प्लेन। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनटू द प्लेन। और मैंने ना ये सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसकी जो एरिया है ना वो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है और ये जो है आपका क्या देना चाहिए, एरिया है वो इस इनवर्ड, मतलब मैंने ये इनवर्ड का ही एरो बनाया है, इनवर्ड फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है। एक्चुअल में होता क्या कि जब भी हम किसी फील्ड में किसी पर्टिकुलर सरफेस को लेके जाते हैं, जैसे मेरे पास ये एक रूमाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत गंदा है लेकिन ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रूम है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है। इधर पे एक वॉल है, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, इधर एक वॉल है, उस वॉल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और इस वॉल पे एंटर कर जाती हैं। मतलब ऑब्वियसली जब इधर पे अपन मैग्नेटिक फील्ड में ही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही होंगी और कहीं ना कहीं एंटर हो रही होंगी। तो इस रूम में इस वॉल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं और इसमें एंटर हो जाती हैं। रास्ते में ये सरफेस है, रास्ते में ये सरफेस है, ये फील्ड लाइंस इधर से एंटर होती हैं, इधर से जब क्रॉस होती हैं तो ऑब्वियसली इसको भी क्रॉस करेंगी, इस सरफेस को भी ये फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। ठीक है ना, और वो नॉर्मली आती हैं, उनके रास्ते में जो कोई पड़ता है उधर से वो क्रॉस होती हैं, बाकी वो टर्नर न होके क्रॉस नहीं होती हैं। अगर आप इस सरफेस को ऐसे रखते ना, फील्ड लाइन तो अपने रास्ते आएगी, रास्ते में सरफेस पड़ जाएगा तो सरफेस को क्रॉस कर लेगी, अगर सरफेस रास्ते में नहीं पड़ेगा तो क्रॉस नहीं होगी। मतलब फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करेंगी। समझिएगा बात को। एक्चुअल में हुआ क्या, इसका एरिया किधर है, इसका एरिया इधर है, आप हल्का हल्का समझ पा रहे होगे। इसका एरिया किधर है, इसका एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। ये इसका एरिया है, अपन आ रहे हैं फील्ड लाइन लेके, देख रहे होंगे आप फील्ड लाइन और एरिया के बीच में कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। समझिएगा, हमने क्या देखा, अगर मैं किसी सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाता हूं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होंगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। रास्ते में आपका ये सरफेस है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगी। हम वहां बगल में बैठ के देख रहे होंगे कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हुई होंगी। जितनी फील्ड लाइंस इस गिवन सरफेस से क्रॉस हो रही होंगी दैट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसेस दिस नॉर्मली, ठीक है ना, क्रॉसेस दिस नॉर्मली इज कॉल्ड फ्लक्स ऑफ दिस। इस सरफेस का फ्लक्स क्या है, इस सरफेस का फ्लक्स वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इसको नॉर्मली क्रॉस करती हैं, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crosses the given surface normally. What is the magnetic flux of the surface? The magnetic flux of the surface is the magnetic field lines crosses the surface normally. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बेसिस पे हम क्या बता पाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बता पाते हैं। क्या बता पाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब थोड़ा मजे की बात समझिएगा, आप देख पा रहे होगे ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, कंटिन्यूसली यहां से आने वाली फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, है ना। तो ऐसा समझ के चलिए कि
किन किन फैक्टर्स पे ये जो चीज है, ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है। ये एरिया है, एरिया का डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये फील्ड का डायरेक्शन है, बी है ये, ठीक है ना, समझिएगा। तो एरिया के डायरेक्शन में बी क्या होगा, बी कॉस थीटा, ठीक है ना, समझिएगा, मजे की बात समझिएगा। होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये सरफेस है, अभी ये सरफेस है, इधर से फील्ड लाइंस आ रही थी, हमने देखा इधर से फील्ड लाइंस आ रही थी, वो 4 फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही थी। कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर पा रही थी, 4। मैंने सरफेस एरिया इतना कर दिया, बढ़ा दिया। अब कितनी क्रॉस कर रही हैं, 4 इधर से 4 इधर से, 8 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया ना, मतलब इस सरफेस का फ्लक्स बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, ऑन इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। अब लो भाई, 4 इधर वाली, 4 इधर वाली, 4 इधर वाली, 4 इधर वाली, इधर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत सारी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, लेकिन इसको कौन क्रॉस कर रहा है, डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा है। जब ये एकदम स्मॉलेस्ट था तो सिर्फ 4 गुजर रही थी, इसके पहले 8 जा रही थी, अब आप भी देख पा रहे होगे कितनी जा रही होंगी, 16। कितनी, 16। आगे आ जाओ, इसके बाद कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, 32। कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, बोलिएगा, 32 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी। समझ में आ गया, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, 32 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी। अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, अब मुझे लगता है मैंने भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, सरफेस इधर ही था, उसका डायरेक्शन इस तरफ ही था, अभी भी वही है, बट मैंने कंटिन्यूअसली सरफेस का एरिया चेंज करता रह गया। और अब फाइनली मैंने ये देखा कि इससे 32 फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, मतलब उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। अगर आप गिवन सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाओगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि फ्लक्स जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो सरफेस एरिया भी फ्लक्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गया। चलिए दूसरी चीज, अभी ना जैसे कि सीधा सोच के चले आप, अभी जैसे कि जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप का था, इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं, फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं, तो ये वाली फील्ड लाइन निकल जा रही है, सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है, क्योंकि ये तिरछा है, इस टाइप से इसका एंगल है। अगर मैं इसको मूव कर दूं, ठीक है ना, अभी ये ऐसा था तो इससे जो फील्ड लाइंस गुजर रही थी वो कुछ कम हो जा रही थी, ऐसा कर देंगे तो और भी कम हो जाएंगे। देखो ये फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, कोई फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं होगी, ठीक है ना, समझना। ऐसा था तो कम ही थी, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया। जब मैंने इसको ऐसा कर दिया तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इधर से क्रॉस हो जाएंगी। मतलब कि इस सरफेस का जो ओरिएंटेशन है, सरफेस फील्ड की कंपैरिजन में या फील्ड के रेफरेंस में कैसा रखा हुआ है, इसके लिए भी फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सरफेस ऐसी रखी हुई होगी तो कम फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, और ऐसी रख जाएगी तो ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस होंगी। तो मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या इनडायरेक्टली बोले फ्लक्स, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस रखा हुआ है इसका एंगल क्या है फील्ड के साथ। समझ आ गया। ये दो चीजें, पहली चीज क्या, सरफेस का एरिया, और दूसरा सरफेस का ओरिएंटेशन। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे आओ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा मतलब ज्यादा अप्रोच करेगा, मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी मतलब फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, यूनिट एरिया के लिए बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सरफेस से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड। अगर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी देन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी मतलब कि ज्यादा फ्लक्स होगा। सेकंड नंबर पे आता है एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाते चले जाओगे ना तो फ्लक्स भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और तीसरे नंबर पे आता है एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया। एरिया और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज द फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस,
इट इज द फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस इनटू क्या, एरिया। तो बात को समझिएगा कि जो फील्ड सरफेस के नॉर्मल है, ये सरफेस के नॉर्मल ही होता है ना, फील्ड जो सरफेस के नॉर्मल है वो कितना है, b cos थीटा है। कितना है, b cos थीटा इंटू ए। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर ए। इनिशियली हम जानते भी हैं कि फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इधर देख भी लिया कि फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया। समझ में आ गया। तो आपको ये भी मालूम चल चुका होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crosses the given surface normally. What is the magnetic flux of the surface? The magnetic flux of the surface is the number of magnetic field lines crosses that surface normally. फॉर्मूला क्या, b cos theta into a या वेक्टर b डॉट वेक्टर a। कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, समझिएगा। और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। ये वेबर एक साइंटिस्ट थे, विल्हेम वेबर ऐसा कुछ नाम था, विल्हेम वेबर, उनके नाम पे इसका यूनिट पड़ा गया, वेबर नाम पड़ा, समझिएगा। अब आती बात फैक्टर्स की। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेनली फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। और तीसरा फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया। इधर भी दिख रहा है आपको, बी पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लक्स, फ्लक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। whenever we increase the intensity of magnetic field, then density of field lines for unit area will also increase, hence the magnetic flux will increase through a surface. दूसरा आता है area. Whenever we increase the area of the surface in a field, then the number of field lines crosses through the surface will also increase, hence magnetic flux is क्या, increase. और तीसरा आता है angle of orientation. क्या आता है, angle of orientation, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द सरफेस, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द सरफेस, फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझिएगा। इसके लिए कुछ केसेस हैं। सबसे पहले समझिए, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे हो, पैरेलल। अब देखना, ये सरफेस है और ये सरफेस की डायरेक्शन है। भाई सरफेस की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, आप खुद ही देख लो, फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में कितना एंगल है। देखिए दोनों पैरेलल है, ये एरिया की डायरेक्शन है, भाई ये सरफेस है और इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्मल में। ये आ रही है फील्ड लाइंस, देख रहे हो आप खुद ही, फील्ड लाइंस और एरिया दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। फील्ड लाइंस और एरिया दोनों कैसे हैं, पैरेलल, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। इस केस में फ्लक्स बराबर क्या होगा, बी ए, जो कि मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। आ गया समझ में। अब देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, देखो आप, ये सरफेस है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये फील्ड लाइन जा रही है। क्या लग रहा है आपको, एक भी फील्ड लाइन इससे क्रॉस होगी क्या, एक भी फील्ड लाइन इससे क्रॉस होगी क्या, इस सरफेस से, नहीं होगी ना। फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी मतलब कोई फ्लक्स नहीं होगा। दूसरी चीज, ये कौन सा केस है, जब एंगल क्या है, 90 डिग्री है। देखो ना 90 डिग्री है कि नहीं है। ये सरफेस की डायरेक्शन, ये फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में कितना एंगल है, आप ही देख लो, 90 डिग्री। और फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स क्या होगा बताइए, 0। तीसरे नंबर पे आता है थीटा एक्यूट हो। थीटा क्या हो बताइए, एक्यूट, आप ही समझो, ये फील्ड है, ये एरिया है और ये फील्ड लाइंस है। कितना एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। दूसरी चीज देखिए, थीटा जब ऑब्ट्यूज हो, थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूज, तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा,
नेगेटिव। समझ में आ गया? तो आपको ये मालूम चल गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ द सरफेस एंड एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। अगर फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा BM। अगर फील्ड और एरिया दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स 0 होगा। अगर फील्ड और एरिया के बीच में एक्यूट एंगल है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर फील्ड और एरिया के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए प्लीज जल्दी से, फिर बात करते हैं क्या है फैराडे लॉ। अब समझिएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है फैराडे के लॉ, समझिए। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जैसे कि समझिएगा ये कोई स्टैंड लगा है और इसमें ये सिलेंडर है और इस पे वायर बाउंड है, समझिएगा ध्यान से, और इससे नीचे ये गैल्वेनोमीटर अटैच है। अभी इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, समझिएगा। एक और देख लीजिए इस टाइप का, ये देख लीजिए यहाँ पास भी एक मैग्नेट है। फिर समझिएगा देखिएगा इससे भी गैल्वेनोमीटर है, इसके पास भी एक मैग्नेट रखा हुआ है, समझते जाइएगा। फिर ये एक दूसरा कॉइल है, ये वायर बाउंड है इस पे, और यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अपन ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, समझिएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, समझिएगा ध्यान से। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। बहुत ही आराम से समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में करा क्या वो देख लीजिए। फैराडे ने एक कंडक्टिंग वो लिया, सिलेंडर लिया, या एक कोई भी सिलेंडर लिया, और उस पर इंसुलेटेड वायर जो है बाउंड कर दिया, और नीचे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। इधर भी वही सिस्टम है सब जगह, ध्यान दीजिएगा। अब फैराडे ने, अभी ये सारे के सारे मैग्नेट्स ना स्टेबल है, भी कोई कहीं नहीं जा रहा है, स्टेशनरी है ये सब के सब। फैराडे ने पकड़ा और इस नॉर्थ पोल को पास लाना स्टार्ट करा। अभी आप एक चीज दिमाग में सेट करिए, इनिशियली ये सारे मैग्नेट स्टेशनरी हैं, क्लियर, लेकिन ये मैग्नेट तो है। अगर ये मैग्नेट है तो इनके अराउंड में क्या होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या आएगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉइल है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब इसके इन्फ्लुएंस रीजन पे है, जहां तक ये अपना इन्फ्लुएंस पहुंचा सकता है उधर पे ये है, समझना। फील्ड लाइंस जो इससे निकल रही हैं वो डेफिनेटली इस कॉइल से क्रॉस हो रही होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कॉइल से भी एसोसिएटेड एक फ्लक्स है जिसका सोर्स ये मैग्नेट है, समझ में आया। इस कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसका सोर्स क्या है, ये मैग्नेट है, मतलब इसके पास अपना एक फ्लक्स है। मैंने सोर्स को टूवर्ड्स द कॉइल मूव कराना स्टार्ट करा, मतलब मैंने सोर्स को मोशन दिया। सोर्स को अगर मैंने मोशन दिया है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ फील्ड चेंज होगा, और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड अगर चेंज होगा तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये मैंने आपको इनिशियल वे पे कहानी स्टोरी बता दी। क्या बताया मैंने आपको, ये मेरे पास मैग्नेट है, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो कॉइल है इसके मैग्नेटिक फील्ड पे लाई करती है, मैं मैग्नेट को मूव कराऊंगा, मींस इंटेंसिटी ऑफ फील्ड चेंज करूंगा, मींस फ्लक्स लिंक्ड टू दिस कॉइल विल आल्सो चेंज। ये तो स्टोरी थी, बाद में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। एक्चुअली फैराडे ने करा क्या, इस नॉर्थ पोल को लेके और कॉइल की तरफ मूव करना स्टार्ट करा। जैसे ही कॉइल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, इधर निडल में डिफ्लेक्शन हुआ,
निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, इसने मैग्नेट को रोक दिया। जैसे ही पास ला रहा था इसमें डिफ्लेक्शन देखा, मैग्नेट को वहीं पे रोक दिया, तो देखा कि अब फिर से डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर पास लाना स्टार्ट किया, फिर डिफ्लेक्शन है, फिर रोक दिया, फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। समझिए, उसको लगा कि लगता है मैग्नेट को पास लाने से इसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रोल क्या है, इट कैन मेजर और डिटेक्ट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर थोड़ा सा भी करंट इसमें आया है तो भी ये गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो इस बात की गवाही है कि मैग्नेट को इस तरफ लाने पे इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा। फैराडे ने मान लिया कि पास लाने पे करंट क्या होता है, फ्लो होता है। उसने कहा रोक दो, पास नहीं ले जाना, अब दूर लेके चलते हैं। वो इसी नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना स्टार्ट किया। जैसे ही जाना स्टार्ट किया वैसे ही इस निडल में डिफ्लेक्शन मिला, और खास बात इस बार तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला। कहाँ मिला, अपोजिट डायरेक्शन में। उसको लगा यार जाने में भी दिक्कत है, उसने फिर से मैग्नेट को रोक दिया, कोई गलती हो गई होगी, तो वापस से निडल क्या है, नो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। फिर उसने दोबारा ट्राई किया, दोबारा वो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाने लगा, तो दोबारा उसको क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गया कि यार अगर आप नॉर्थ पोल को पास लाते हो या दूर ले जाते हो, अगर आप नॉर्थ पोल को किसी कंडक्टिंग कॉइल के पास लाते हो या दूर ले जाते हो, दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहता है कि उसके अराउंड में करंट प्रेजेंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रोल ही क्या है, कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कैन मेजर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। समझ में आ गई ये चीज? चलिए देखिएगा। तो उन्होंने ये मान लिया फैराडे ने अपने दिमाग में कि जब भी नॉर्थ पोल को किसी कंडक्टिंग कॉइल के पास या उससे दूर लेके जाते हैं या मोशन कराते हैं, उस दौरान क्या होता है, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। उसी करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अभी वो चुप नहीं हुए, अब उनका नेक्स्ट एलिमेंट साउथ पोल को लेके था, क्योंकि नॉर्थ का कंक्लूजन तो आ गया। अब वो साउथ को लेके और कॉइल की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। जब वो साउथ को कॉइल की तरफ लेके मूव किए तो उन्होंने देखा कि इसमें तो डिफ्लेक्शन है, और नॉर्थ को ले जाने वाले डिफ्लेक्शन के अपोजिट है। बोले मतलब साउथ को भी पास लाओगे तो करंट प्रोड्यूस होता है। उन्होंने जब रोक दिया मैग्नेट को, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर पास लाना शुरू किया, फिर से डिफ्लेक्शन। वो समझ गए कि चाहे नॉर्थ हो या साउथ, किसी मैग्नेटिक पोल को कॉइल से कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। एक चीज और मान ली। अब दूसरा चौथा केस आता है। इस बार वो साउथ पोल को लेके दूर जा रहे थे, तब भी उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन तो है। वो समझ गए यार कि चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, अगर आप उसको किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बोलिए, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। वापस से आइए, मैंने आपको शुरू में एक स्टोरी बताई थी कि करंट तो इंड्यूस होगा, मान लिया। करंट क्यों इंड्यूस होगा, पोल्स को पास या दूर लाने की वजह से। भाई पोल्स को पास या दूर लाने से ऐसी कौन सी खिचड़ी पकती है कि करंट फ्लो होने लगता है। तो मैंने शुरू में स्टोरी बताई थी आपको, अगर मैग्नेट रखा है तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसका अपना एक फ्लक्स है, और अगर इसका अपना कोई फ्लक्स है तो ड्यू टू द मोशन ऑफ magnet, due to the motion of magnet, there is the variation in magnetic flux linked to a given coil. There is a variation in magnetic flux linked to a coil, and due to the change in magnetic flux, there will be a EMF. There will be an EMF induced in a coil. तो होता क्या है,
अगर अपन किसी भी मैग्नेट को मूव करते हैं या यूं बोलते हैं कि कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स there will be an EMF induced and induced current flowing through the coil that can be detected by the क्या गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? तो फैराडे का कंक्लूजन ये था, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये हुआ फाइनली कि अगर अपन किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, और ये EMF टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब कि जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे तब तक तो इसमें EMF रहेगा। अगर आप फ्लक्स चेंज करना बंद कर देंगे तो EMF का इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। मतलब ये टेम्परेरी करंट प्रोड्यूस करता है ना, या यूं कह दें कि टेम्परेरी मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल देयर इज एन EMF इंड्यूस इन द कॉइल एंड इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और ये कब तक होता है? जब तक कि आप उसका फ्लक्स चेंज करते रहोगे। आप फ्लक्स में चेंज करना बंद कर दोगे, EMF का इंड्यूस होना भी बंद हो जाए। तो क्या है फर्स्ट लॉ भाई? कि whenever we change the magnetic flux linked to a coil there will be an EMF induced in the coil। और सेकेंड लॉ क्या आता है कि induced EMF directly proportional to the rate of change in flux। induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux। ये सेकेंड लॉ है। तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस डी फाइव बाई क्या डी टी। E इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी। थोड़ी देर के लिए माइनस साइन शो करता है कि इंड्यूस्ड EMF फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। इंड्यूस्ड EMF फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना? तो बी फिक्स कॉस थीटा, सॉरी ए फिक्स कॉस थीटा फिक्स क्या मिलेगा? डी बी बाई क्या डी टी। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? इंड्यूस्ड EMF है। तो फैराडे के दोनों लॉ क्लियर हो गए। पहला लॉ कहता है कि EMF इंड्यूस होता है, दूसरा लॉ कहता है वो जो होता है वो कितना होता है, वो ये है। अब समझिएगा, अब आती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या आता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। बात को समझिएगा, इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, बात समझना। मान लीजिए एरिया क्या है? परपेंडिकुलर अपवर्ड है। ठीक है ना? परपेंडिकुलर अपवर्ड है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पॉजिटिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव बोल देंगे। इनवर्ड टू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है तो क्या बोल देंगे? इसको अपन नेगेटिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नेगेटिव। चलिए आगे बात करते हैं। एक्चुअल में आप यहां खुद ही देख पा रहे हो कि EMF माइनस ए कॉस थीटा डी बी बाई क्या होता है? डी टी होता है। बात को समझिएगा। दो केसेस, सबसे पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। बात को समझिएगा। डी बी बाई डी टी अगर बी डिक्रीजिंग है, बी कैसा है? डिक्रीजिंग। अगर बी डिक्रीजिंग है तो ये टर्म नेगेटिव आएगी। यहां पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और थीटा क्या रहे? एक्यूट। थीटा क्या रहे? एक्यूट। तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। फाइनली ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब EMF पॉजिटिव होता है, मान लीजिए मैं किसी कॉइल की बात कर दूं, ये B है और ये A है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। इस सिचुएशन में, और ये B कैसा है? B डिक्रीजिंग है। B कैसा है? डिक्रीजिंग। बात समझिएगा। B कैसा है? डिक्रीजिंग है। अगर B डिक्रीजिंग है तो ये मान के चलिए कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और जब जिस समय E पॉजिटिव रहता है ना, तो EMF की डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है बताइए? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है इसकी? EMF की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। जिस समय E पॉजिटिव होगा, E क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरे केस पे आइए, B अभी भी डिक्रीजिंग है। B डिक्रीजिंग है मतलब ये टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और थीटा जो है इस बार ऑब्ट्यूज है। थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये टर्म नेगेटिव। फाइनली E क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और E अगर नेगेटिव है, E अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ईएमएफ क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं बात को? और ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। आगे समझिए। नेक्स्ट केस में अगर बी इंक्रीजिंग है, बी कैसा है? इंक्रीजिंग है। चलिए बी अगर इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। और थीटा जो है, थीटा जो है वो एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। और ईएमएफ अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। आ गया समझ में? चौथी कंडीशन, बी इंक्रीजिंग है, ठीक है भाई, इंक्रीजिंग है मतलब ये पॉजिटिव, और थीटा ऑब्ट्यूज है मतलब ये नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव। समझिएगा, इस केस में ई पॉजिटिव आएगा, और ई जब पॉजिटिव आता है तो कैसा होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से अपन क्या है, ईएमएफ के साइन के बेसिस पे ईएमएफ की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर ये कोई सरफेस है, ये उसका एरिया है, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो उस सरफेस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग होगी। आ गया समझ में? अगर ई पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ई नेगेटिव है तो क्या आएगा? क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव है तो क्या? क्लॉकवाइज। और ईएमएफ की डायरेक्शन आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जब फैराडे ने बोल ही दिया कि ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए लेंज ने बात किया है ना, और लेंज ने उनको पूरा डिस्कशन दिया, और लेंज ने अपना एक नया साइन कन्वेंशन जनरेट किया, और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने लेंज लॉ डिस्कस कर रहा हूँ। नोट कीजिए प्लीज। समझिएगा, मैंने बताया ना आपको कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए लेंज लॉ की हेल्प लेनी पड़ी। समझिए क्या कहना चाहता है लेंज लॉ। लेंज लॉ में कहा गया है कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। एक चीज तो अच्छे से आपको मालूम चल गई है बाय द फैराडेज लॉ, कि जब भी हम किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है ना? जब भी हम किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। इंड्यूस करंट फ्लो होने का मेन कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस करंट फ्लो होने का मेन कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो लेंज कहते हैं कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है ना वो कुछ इस मैनर में फ्लो होता है कि वो फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करता है। समझ रहे हैं बात को? लेंज क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से होती है कि वो फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है या उस कॉज का अपोज करता है जिस कॉज की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। आ गया समझ में? उस कॉज का अपोज करता है जिस कॉज की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए नोटिस कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हम लेंज लॉ की। लीजिए ऐसा समझिए, ये कोई प्लेट है, ठीक है ना? ये प्लेट है मतलब ये कंडक्टिंग कॉइल है। क्या है ये? कंडक्टिंग कॉइल। मैंने ये मैग्नेट लिया और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं चलिए लूप बना देता तो और प्रॉपर क्लियर होगा आपको। मैंने ये लूप बना दिया। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ दूसरा पोल होगा नहीं होगा, जो भी होगा इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये लूप जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड में लाई करती है। मतलब इसका अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ड्यू टू द क्या? नॉर्थ पोल। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसे ही हम नॉर्थ पोल को इसके पास लाएंगे मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, मतलब इसका फ्लक्स चेंज करेंगे। इसका फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि ये अपने कॉज का अपोज करेगा। तो इसका
इंड्यूस्ड करंट का मेन कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का क्लोज आना, नॉर्थ पोल का क्लोज आना। तो ये क्या करेगा? नॉर्थ पोल को क्लोज नहीं आने देगा। तो नॉर्थ पोल को अगर ये क्लोज नहीं आने देगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसको अपने अंदर नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा। अगर इसको नॉर्थ पोल डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी करंट की डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो फेस है जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये फेज नॉर्थ जैसे बिहेव करने लगेगा और ऑब्वियसली नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। फिर हम इस नॉर्थ को नीचे नहीं ला पाएंगे। ले भी आए लेकिन ये तो उस नॉर्थ का अपोज कर ही रहा है, पास लाने का अपोज कर ही रहा है। समझ में आया? दूसरी चीज समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये लूप है, मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और मैं ना नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं। नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं मतलब मैं इंटेंसिटी वेरी करा रहा हूं। इंटेंसिटी वेरी करा रहा हूं मतलब इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, और इंड्यूस्ड करंट कुछ इस मैनर में आएगा कि इस कॉज का अपोज करेगा, इस कॉज का अपोज करेगा, मतलब नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा, मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा मतलब ये खुद साउथ पोल बन जाएगा। और साउथ पोल ये कब बनेगा? जब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। जिस फेज पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो वो फेज साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा। जब साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब दूर नहीं जाने देगा। तो ये इंड्यूस क्यों हुआ था? दूर जाने की वजह से। इंड्यूस करंट किस मैनर में होगा? ताकि ये दूर ना जाने पाए। दूर ना जाने पाए मतलब दूर जाने का अपोज करेगा, दूर जाने का अपोज करेगा मतलब अपने कॉज का अपोज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और चीज देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास साउथ पोल है, हम साउथ पोल को पास ला रहे हैं, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि साउथ को पास में ना आने दे। साउथ को पास में नहीं आने दे मतलब साउथ को रिपेल करे। साउथ को रिपेल कौन करेगा? साउथ रिपेल करेगा। और साउथ के लिए इसमें कैसा करंट का मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। आ गया समझ में? चलिए एक दूसरी कंडीशन, मैं साउथ पोल को दूर लेके जा रहा हूं, साउथ पोल को दूर लेके जा रहा हूं मतलब इससे लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करूंगा, इससे लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करूंगा मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट इस मैनर में आएगा कि साउथ को दूर नहीं जाने देगा। साउथ को दूर नहीं जाने देगा मतलब साउथ को अट्रैक्ट करेगा। साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। और नॉर्थ कब बनता है? जब करंट की मूवमेंट कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से लेंज जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेंज ने कहा किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे दैट कैन अपोज द कॉज, दैट कैन अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। वो ये इंटेंशन से करंट डायरेक्शन होती है ताकि वो अपने कॉज का अपोज कर सके जिसने उस इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया है। समझ में आ गया? ये चारों केस आपके सामने है, चाहे तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। इसके अलावा भी हम क्या है किसी डायरेक्ट फॉर्मूला से भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता सकते हैं। आपको शायद याद होगा फैराडे का सेकंड लॉ। क्या है फैराडे का सेकंड लॉ? E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई क्या? dt। डी फाई बाई क्या? dt। बात को समझिएगा, अगर ईएमएफ पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो करंट कहां होगा? करंट होगा काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ईएमएफ नेगेटिव है तो करंट कहां होगा? क्लॉकवाइज। मैं डायरेक्ट क्यों बताने लगा? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आगे समझिए, अगर इंक्रीजिंग फील्ड या इंक्रीजिंग फ्लक्स, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स है ना, पॉजिटिव जो रेट ऑफ
रेट ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना, रेट ऑफ क्या, इंक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स, रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और रेट ऑफ डिक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स, डिक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स है उसको अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, रेट ऑफ डिक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स को क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। और क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स, इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और डिक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स को क्या लेंगे, डिक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स को क्या लेंगे अपन बताइए, पॉजिटिव लेंगे। आया समझ में। सबसे पहली कहानी ये है कि अगर ईएमएफ कैसा है, पॉजिटिव है, तो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, है ना। अगर इंक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स है तो कैसा होगा, नेगेटिव, अगर इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स है तो कैसा होगा, नेगेटिव, अगर डिक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इससे भी आपने करंट की डायरेक्शन बता ली, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे समझिएगा, अब आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ सेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझिएगा कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मजे की बात, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एकदम सीधे शब्दों में मिटा दें इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, आसान है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बेहद इजी है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझिएगा किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिएगा लेंज के हिसाब से चलते हैं अपन, ठीक है। ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, समझिएगा कंडक्टिंग कॉइल है, मैंने इधर से मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल, मैं घसीट के मैग्नेट को इधर ले आया, मेहनत करी ना मैंने, मैं नॉर्थ पोल को इधर की बजाय इधर लेके आ गया, मतलब मैंने इसको पास में ले आया। जैसे मैं नॉर्थ पोल को पास में ला रहा था वैसे वैसे इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा था, जैसे जैसे मैं नॉर्थ को पास ला रहा था मेहनत करके, वैसे वैसे इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा था। और ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा था, इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करा रहा था। और लेंज के हिसाब से उस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो नॉर्थ को पास नहीं आने देगा। नॉर्थ को पास नहीं आने देगा मतलब खुद भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ बन जाएगा मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट कहाँ है, एंटी क्लॉक, मतलब ये कैसे बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल जैसे, नॉर्थ नॉर्थ तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस मेहनत से आपने नॉर्थ को इतने पास में लगाया, ये रिपेल करके वापस कहां पहुंचा देगा, जहां से आप लेके आए थे। आपने मेहनत करी, इस पे वर्क किया, है ना, फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, लेंज ने उसको रिवर्स भेज दिया। आपने मेहनत करके नॉर्थ पोल को इधर लाए थे, लेंज के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट ने क्या कर दिया, रिपेल करके इसको वापस भेज दिया। हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया कि नहीं है? आपने बड़ी मेहनत से नॉर्थ पोल को ऊपर से उतार के नीचे तक लाए। इंड्यूस करंट इस मैनर में इंड्यूस होता है कि अपने कॉज का अपोज करता है, मतलब नॉर्थ पास आ रहा है, ये नॉर्थ को दूर भगाएगा, मतलब इसमें क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा, जहां से नॉर्थ आया वहीं का वहीं पहुंच सकता है। क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है ये, हमने किसी भी काम को करने में जो एनर्जी कंज्यूम करी वो एनर्जी हमको रिटर्न मिल जाए, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी पहले थी हमारी उतनी बाद में भी रहे, मतलब हमारी एनर्जी लॉस ना हो, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे लेंज लॉ सपोर्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को? लेंज ने करंट की जो डायरेक्शन बताई, लेंज ने करंट की जो डायरेक्शन बताई, डायरेक्शन का जो कंसेप्ट बताया, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। अगर आप किसी पोल को दूर लेके जा रहे हो तो इसमें जो कैरेक्टर डेवलप होगा वो क्या करेगा, दूर नहीं जाने देगा, मतलब पास बुलाएगा। तो अगर आप दूर ले भी गए हो तो ये पास बुला लेगा, तो जहां से वो शुरू हुआ था वहीं वापस पहुंच जाएगा, बिना बुलाए बिना लाए। मतलब ये क्या है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको मालूम चलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कहाँ होती है, लेंज के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, और लेंज लॉ किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको फ्लक्स भी समझ में आ गया, फ्लक्स के फैक्टर समझ में आ गए, फैराडे के लॉ समझ में आ गए, लेंज लॉ समझ में आ गए। तो ये सारी चीजें आप बुक से रीड करिए, एनसीईआरटी से रीड करिए, जो भी नया वर्ड मिले उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर अपन लाइव डिस्कशन में उस चीज को देख लेंगे, है ना। तो आप प्रॉपरली उसको नोट करिए, जो भी डाउट लगे आपको मुझे कॉल मैसेज करिए, और इसके ठीक बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ और उन क्वेश्चंस के कुछ वैरायटी सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, बुक रीड कर लीजिए और डाउट आने पर मुझे कॉल कर लीजिए। क्लियर है ना? चलिए।